भी आएंगे जो मैंने पढ़ाया था। उसका सिलेबस बेटा अभी मैंने आज डाला नहीं है, अभी मैं डाल दूंगा आपको आज ही क्या सिलेबस है उसमें। रिएक्ट टेस्ट सेकंड का मैं पूरा डाल दूंगा आपको सिलेबस, किस किस चैप्टर में क्या पढ़ना है सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। तो एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, दूसरा हमने अमीन्स चैप्टर क्लास में जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा जो है आपका अमीन्स चैप्टर भी आएगा। और थर्ड जो भी जो पढ़ा रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री, ये भी आएगा। 3 चैप्टर आएंगे आपको जो है, ठीक है। तो इनको आप लोग प्रिपेयर करना जो है। तो 3 चैप्टर सब बच्चे नोट कर लें। एक तो आएगा हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे। और दूसरा है आपका अमीन्स चैप्टर, जितना हमने क्लास में कराया है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्ड आपका चैप्टर है आपका जो है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पढ़ना है जाए। ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, मोस्टली इसमें डेफिनेशन वगैरह है जो है सब पढ़ना है। तो मैं आपको बस एक मिनट थोड़ा सा आपका अटेंडेंस लेकर के फिर मैं बस एक मिनट बेटा, अभी बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम इतना हो गया 6 मिनट हो गया, फिर भी बच्चे थोड़े से बच्चे होंगे ज्वाइन नहीं। तो बच्चे अभी जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको भी बता देता हूँ बेटा, आपके जो पीरियड टेस्ट 3 होगा, पीरियोडिक टेस्ट 3 में सिलेबस आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद न्यूमेरिकल, और दूसरा है आपका इसमें सरफेस केमिस्ट्री जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, और थर्ड है आपका इसमें आपका अमीन्स चैप्टर जितना हमने पढ़ाया है, ठीक है। 3 चैप्टर आएंगे। इसका पैटर्न बेटा वही रहेगा। 6 क्वेश्चन जो होंगे वे होंगे एमसीक्यू टाइप्स के 1 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन होंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, और फिर 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के लिखने वाले, और 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, वो भी होंगे लिखने वाले। न्यूमेरिकल भी आएगा। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले होंगे, 2-2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आएंगे वो भी लिखने वाले होंगे, यानी 10 नंबर का तो आपको लिखने वाला क्वेश्चन होंगे। उसमें न्यूमेरिकल भी आएगा। और दूसरा बेटा है आपका जो है कि जो 10 नंबर है, 10 नंबर में 6 नंबर एमसीक्यू और 4 नंबर का एसर्शन रीजन, ठीक है। तो यही आएगा। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को रोहित डागर। चलो बेटा अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग बेटे केमिकल काइनेटिक्स में प्रॉब्लम क्या है कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ने उसको केवल अटेंड किया था क्लास को, ठीक है बेटा। मुझे लगता है 5-10 बच्चों ने ही अटेंड किया था, इसलिए मैंने इसको दिया है। क्योंकि ये तो बेटा क्या है कि एक क्लास जो है जो चल रही है ये एथराइज्ड है जो है बाय द प्रिंसिपल। चलो मैं अंत से टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन मानी हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, उसमें हमने कल पढ़ा था हाउ यू कैन प्रिपेयर। चलो ठीक है, इसके बारे में बात में करेंगे रोहित डागर से। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ।
तो ऑक्सीडेशन चैप्टर, ऑक्सीडेशन बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन है इसमें बहुत आता है आपको, ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ऑक्सीडेशन करके नहीं है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट मीन्स होता है कोरल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। तो कैसे बनाते हैं इसको? इट इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग H2S गैस either in bromine water or in sulfur dioxide solution। बस यही है। क्या है बेटा? सर थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करा दो बेटा, थोड़ा टाइम थोड़ा कम है, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम चीजें हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पीछे से रिवाइज नहीं कराऊंगा। अगर आप लोगों को अगर रिवाइज कराना ही है तो फिर कल बोलोगे, अगर आप लोग डिसाइड कर लो अगर पढ़ना है तो कल मैं, चूंकि मेरा कोई पीरियड नहीं है कल, तो मैं एक ले लूंगा, उसमें जो कहोगे वही रिवाइज कर दूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा भी आगे पढ़ाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम चीजें हो जाए, क्योंकि आपके लिए फेवरेबल है, इसलिए मुझे टाइम वेस्ट मत करो बेटा, मुझे थोड़ा पढ़ाने दो। आप जो कहोगे सब कुछ पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं। जैसे मौका मिलेगा हम सब कुछ पढ़ाएंगे, आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दोगे, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी देने के लिए तैयार हूँ, जरूर समझाऊंगा, जो कहोगे वही समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी समय पढ़ा दीजिए। हाँ, तो ऑक्सीडेशन बेटा क्वेश्चन क्या था? हाउ यू कैन प्रिपेयर सल्फर सॉल्ट। तो सल्फर सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, सल्फर सॉल्ट मींस कोरल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैविंग फार्मूला H2S इन आइदर ब्रोमीन वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन। रिएक्शन बहुत सिंपल से देख लेना जो है। दूसरा है डक्शन मेथड, इसके द्वारा हम बनाते हैं किसी भी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन, लाइक गोल्ड हो आपका जो है, यहाँ लिखा हुआ है जो है कि द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल आर प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर कंपाउंड। जी, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ AuCl3 विद SnCl2। ठीक है, क्या इसमें रिएक्शन होता है? 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 गिव्स 3SnCl4 प्लस 2Au। ये हो गया गोल्ड सॉल्ट। जो गोल्ड सॉल्ट होता है इसका कलर होता है जो है द गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनम, सिल्वर एटसेट्रा कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मैंने बताया था इससे हम मेटल का बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ सिंस गोल्ड सॉल्ट हैज पर्पल कलर, जो गोल्ड सॉल्ट बनता है उसमें पर्पल कलर होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कैसियस। अगर पूछा जाए व्हाट इज पर्पल ऑफ कैसियस, क्या बताओगे? गोल्ड सॉल्ट इज नोन एज पर्पल ऑफ कैसियस। गोल्ड सॉल्ट इज नोन एज पर्पल ऑफ कैसियस, CASSIUS। व्हाट इज पर्पल ऑफ कैसियस, क्या बताओगे? गोल्ड सॉल्ट इज नोन एज पर्पल ऑफ कैसियस। व्हाई? दिस इज बिकॉज इट हैज पर्पल कलर। क्या इसमें रिएक्शन होता है? 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 गिव्स 3SnCl4 प्लस 2Au। ठीक है, तो इससे बनता है, सिंपल से रिएक्शन है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका रिडक्शन प्रोसेस हो गया। इसमें आएगा हाउ यू कैन प्रिपेयर गोल्ड सॉल्ट या व्हाट इज पर्पल ऑफ कैसियस, तो क्या बताओगे? दिस इज द गोल्ड सॉल्ट इज नोन एज पर्पल ऑफ कैसियस। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे है हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्वेश्चन पूछा था हाउ यू कैन प्रिपेयर FeOH का फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। हाउ यू कैन प्रिपेयर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, हम क्या बताएंगे? When concentrated solution of बच्चों पढ़ा दूं, अंधेरा हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस, इसमें क्या है? हाउ यू कैन प्रिपेयर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। तो क्या कैसे बनता है? रिएक्शंस का देख लीजिए, FeCl3 प्लस 3H2O गिव्स FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। ये सिंपल रिएक्शन है। यानी फेरिक क्लोराइड में क्या होता है? When concentrated solution of ferric chloride is dropwise added to hot water. When concentrated solution of ferric chloride is dropwise added to hot water, then colloidal solution of FeOH thrice is formed. Ferric hydroxide is formed. सिंपल सा रिएक्शन है। यानी जब when concentrated solution of ferric chloride is dropwise added in hot water, हमने हॉट वाटर लिया, गर्म पानी लिया, उसमें ड्रॉप वाइज हम क्या डालेंगे? FeCl3 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डालेंगे, तो FeOH का थाइस का क्लोराइड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है,
रिएक्शन बहुत सिंपल है, FeCl3 प्लस 3H2O गिव्स FeOH का होल साइज प्लस 3HCl। अब बस लास्ट एक और है, डबल डिकम्पोजिशन। इससे बनाते हैं आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट यानी कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AS2S3 बनाते हैं। इसमें क्या होता है, AS2S3 सॉल्ट यानी आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट is obtained by passing H2S gas through dilute solution of AS2O3. The arsenious sulfide salt is obtained by passing H2S gas through dilute solution of AS2O3. यानी इसमें क्या रिएक्शन होता है, AS2O3 plus 3H2S gives AS2S3 plus 3H2, यानी जहां AS2O3 है, आर्सेनियस ऑक्साइड है, उसका ऑक्सीजन हटा के वहां पे सल्फर कर दो, हो गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है, पढ़ लोगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है 4 मेथड पढ़ाया मैंने आपको जो है कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला, हाउ यू कैन प्रिपेयर सल्फर सॉल्ट, हाउ यू कैन प्रिपेयर गोल्ड सॉल्ट, हाउ यू कैन प्रिपेयर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। ठीक बेटा। अब बेटा मैं क्या करता हूँ आगे जो है, अब मैं आपको पहले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ाता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे फिर उसको कनेक्ट करूंगा। फिर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी चीज इसमें ऐसी है जो कि पेपर में कभी आती नहीं है, तो पहले मैं उन चीजों को पढ़ाऊंगा जो चीजें पेपर में आती हैं। ठीक है, फिर बाद में सारा चीज मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। इसमें देखो आपके सामने यहाँ पे बेटा एक है, पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर बाद में सारा चीज कनेक्ट कर दूंगा। देखो नीचे लिखा हुआ है बाई पेप्टाइजेशन। क्या चीज है समझो, पेप्टाइजेशन क्या होता है, बहुत पेपर में आता है। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? सिंपल का डेफिनेशन है, बस नहीं है। The process of conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by adding suitable electrolyte is called peptidization. What is peptidization? Freshly prepared precipitate में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल करके, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल करके उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, that is known as peptidization. What is peptidization? The process of conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by adding suitable electrolyte is called peptidization, and the electrolyte used for this purpose are called peptidizing agent. इलेक्ट्रोलाइट हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक मिनट। तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन, सब बच्चे याद कर ले इसको, डेफिनेशन को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी फ्रेश बनाए हुए, ताजा बने हुए प्रेसिपिटेट में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो डेफिनेशन याद हो गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट known as peptidization, and electrolyte is called peptidizing agent. इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है when freshly prepared precipitate of Fe2O3 ferric oxide is treated with small amount of FeCl3, यानी Fe2O3 को अगर FeCl3 में मिलाएंगे हम, then reddish brown color of colloidal solution of FeOH का thrice is obtained. समझा क्या? अगर हम जो है Fe2O3 में FeCl3 मिलाएंगे, Fe2O3 ये हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इसमें अगर हम मिलाएंगे फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन FeCl3 सोल्यूशन, तो क्या बनेगा हमारा, FeOH का थ्राइस का बनेगा कोलाइडल सोल्यूशन। तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? इट इज द process of conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by adding suitable electrolyte. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स में देखो एक टॉपिक आपका है डायलिसिस। ये भी पूछा जाता है, डायलिसिस वर्ड से बायोलॉजी वाले स्टूडेंट काफी फेमिलियर हैं, तो समझो क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। The process of removal of crystalloid impurities from the impure colloidal solution is called dialysis. ठीक है, the process of removal of
क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डायलिसिस। यहाँ पे एक टर्म हुआ है, वो यूज किया गया है कि क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज, ये क्या होती है? समझो। तो क्या होता है क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटी, समझो। कोलाइड, कोलाइड और क्रिस्टलॉइड में क्या, आप जानते हो जो कोलाइड होते हैं, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वे वे एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते। जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनका साइज कितना होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर का होता है। इसलिए वे जो है होते हैं, जो है एनिमल मेम्ब्रेन या आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लाइक पार्चमेंट सेलोफेन में से पास नहीं होते। लेकिन जो क्रिस्टलॉइड होते हैं, इनका पार्टिकल क्या होता है, कोलाइड पार्टिकल, यानी 1000 से क्या होता है, यानी 1 से छोटे होते हैं पार्टिकल। तो एक क्या होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफेन वर्म से पास हो जाते हैं, ये चीज है। ठीक है। तो कोलाइड का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, क्रिस्टलॉइड का पार्टिकल साइज क्या होता है, छोटा होता है। जो एनिमल मेम्ब्रेन में से आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड, और जो पास नहीं होते हैं वे होते हैं कोलाइड, ये चीज है। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, देखिए। द प्रोसेस ऑफ, आप सामने यहाँ डायलिसिस का लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डायलिसिस। द apparatus यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड डायलाइजर। इसमें क्या करते हैं, हम एक बैग लेते हैं, किसका बना हुआ लेते हैं, या तो हमारा हमारा एनिमल मेम्ब्रेन का बैग होता है, या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है पार्चमेंट सेलोफेन का। बैग में क्या लेंगे, हम लेते हैं उसमें जो है इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन फिलअप कर लेते हैं। अब उसको हम हैंग कर देंगे एक टैंक को, जिसमें फ्रेश वाटर क्या होता है उसमें से मूव करता है। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं सेलोफेन में से या फिर पार्चमेंट में से या फिर एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं। अब आप फिगर में देख सकते हो कि वाटर इसमें एंटर कर रहा है और फिर बाहर जा रहा है। आप देख सकते हो इसमें सब सब एरो दिखाया गया है। तो जो क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज हैं, वे पानी में घुल के बाहर निकल जाएंगी, और जो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, प्योर होगा। इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन दैट बिकम्स प्योर। समझ गया। तो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एक सेलोफेन या पार्चमेंट या एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं, बैग उसका, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल करके उसको फिर हैंग कर देते हैं इन ए वेसल कंटेनिंग, उसमें से रनिंग वाटर होता है, फ्रेशली उसमें से फ्रेश वाटर रन करता रहता है। तो इम्प्योरिटीज क्या होती है, वो वाटर में डिजोल्व होकर के बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्या होता है, वो हो जाता है प्योर। अब क्वेश्चन है, मार्क ये उठता है कि आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों प्योरीफाई करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई क्यों करना है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है कि द कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, जो हमने बनाया था, कंटेन्स इम्प्योरिटीज in which electrolyte impurities, electrolyte मतलब that can converted into cations and anions, destabilizes the कोलाइडल सॉल्यूशन, वो स्टेबल करने से रोक देती है उसको, जो कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल नहीं करने देती है। इसलिए उनको जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए हमको इम्प्योरिटी को निकालना, ये चीज है। यानी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे होते हैं क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज लाइक, ठीक है। तो क्या क्यों उसका यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ फिर से समझ लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है द कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एबव मेथड। हमने अभी कुछ मेथड बताया नहीं, आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इनमें से कई बार जितना बता दिया इतना तो आता है पेपर में, उसके बाद के मेथड कम ही आते हैं, इसलिए मैंने अभी बताया नहीं उनके बारे में। तो द कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एबव मेथड कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब से मान लो NaCl हो या Cl हो, कुछ भी हो सकता है, which destabilizes the कोलाइडल सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं।
कोराइडल सॉल्यूशन बेटा क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज कर, इसलिए इनको रिमूव करना जरूरी होता है। तो मैंने बता दिया डायलिसिस। व्हाट इज डायलिसिस? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटी, जानते हो जो कि हमारे जो है जिनका साइज छोटा होता है कोराइडल पार्टिकल से, उन इम्प्योरिटीज को निकालना, यानी इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl हो या Cl ओवर हो, इनको निकालने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। कैसे डायलिसिस की जाती है? हम एक लेते हैं, बैग लेते हैं किसका, चाहे सेलोफेन का बना हुआ हो, पार्चमेंट का हो, एनिमल मेम्ब्रेन का हो। बैग में इम्प्योर कोराइडल सॉल्यूशन फिलअप कर लेते हैं और फिर उसको हैंग कर देते हैं इन द टैंक, जिसमें से फ्रेश वाटर रन करता रहता है, ठीक है। अब उस टैंक में उसको हैंग कर देंगे, लटका देंगे, जिससे क्या होता है कि इम्प्योरिटीज जो होती हैं वे वाटर में डिजोल्व होकर के निकल जाएगी। इस तरह से कोराइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप नीचे देख रहे हो, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस ये क्या होता है समझो ध्यान से। डायलिसिस का प्रोसेस बेटा बहुत ही स्लो होता है, बहुत धीमे धीमे प्रोसेस, इम्प्योरिटी निकलती है लेकिन बहुत स्लो रेट से निकलती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसका रेट को इंक्रीज करने के लिए, डायलिसिस के प्रोसेस का रेट को बढ़ाने के लिए हम समटाइम्स में यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, इसमें केस है बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज होगी तभी हम इस मेथड को यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी लाइक Cl हो या NaCl हो तभी इसको यूज करते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगी लाइक यूरिया रहेगा, ग्लूकोज वगैरह रहेगा, सुक्रोज रहेगा, तब इसका यूज नहीं करते। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज सच एज यूरिया, शुगर एक्सेट्रा। अगर यूरिया रहेंगे, शुगर रहेंगे तब यूज नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तभी हम जो है डायलिसिस मेथड को, इलेक्ट्रोडायलिसिस को यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सा, आप देखो सब कुछ डायलिसिस जैसा ही है। हम क्या करते हैं, जो हमारा वाटर था, वाटर में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। वाटर में क्या किया हमने, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। और जानते हो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो जो मान लो हमारा NaCl है या HCl वगैरह है, तो दे विल ब्रेक इनटू कैटायंस एंड एनायंस, यानी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, और दे विल गोज टू अपोजिट इलेक्ट्रोड, जल्दी से चले जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, सोल्यूशन हमारा क्या होता है, वो जल्दी से हमारा जो है प्यूरिफाई हो जाता है। समझे मैंने कि लिखा क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या लिखा है हमने, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली and sometimes it takes many days to purify the coronal solution. Therefore, to increase the process of purification, the dialysis is carried out by putting 2 electrodes in the tank. When electric current is passed, then electrolyte impurities are dissociated into ions and they goes to opposite electrode. आप जानते हो केटायन होते हैं, they goes to cathode, और जो एनायन होते हैं गोज टुवर्ड्स एनोड। यानी केटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहां जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, से बोलते हैं कैथोड। और एनायन पे नेगेटिव चार्ज हो, कहां पे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पे, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एनोड। केटायन कैथोड पे जाते हैं, एनायन जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस बारे में, हो गया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ठीक है, आपने समझ लिया उसको। हमने नोट यहाँ फिर भी लिख दिया है, और दोनों नोट बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस के लिए है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू रिमूव नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज सच एज यूरिया, शुगर एक्सेट्रा। मैंने यहाँ भी 2 बार लिख दिया है। तो ये दोनों ही समझिए, नोट जो ऊपर वाले थे यहाँ, ये हमारे इलेक्ट्रोडायलिसिस के लिए है। नेक्स्ट आपका है अल्ट्राफ्लिट्रेशन। अल्ट्राफ्लिट्रेशन ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोराइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू ग्रेडेड फिल्टर पेपर। यानी ग्रेडेड मींस यहाँ मतलब होता है कि ऐसे फिल्टर पेपर जिसमें वेरी फाइन होल्स होते हो, जिसमें से कोराइडल पार्टिकल तो इतने छोटे, उसमें उसके पोर्स होते हैं, उसमें होल्स होते हैं, जिसमें से कोराइडल पार्टिकल तो पास नहीं होगा, लेकिन इम्प्योरिटीज वगैरह जो होती हैं, जिनका जो है छोटी इम्प्योरिटीज होती है, वे सब पास होती है। ये जस्ट फिल्ट्रेशन है, लेकिन हम इसमें यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, यानी जिसके होल्स बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे होल्स होते हैं, जिसमें से इम्प्योरिटी तो पास हो जाती है लेकिन कोराइडल पार्टिकल पास नहीं। जस्ट फिल्ट्रेशन है, फिल्टर कर देंगे, इम्प्योरिटी निकल जाएंगी और कोराइडल सॉल्यूशन तुम्हारा जो है वो रह जाएगा फिल्टर पेपर में ही। लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है, तो इसमें जो हम सक्शन पंप यूज करते हैं।
ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोरल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू ग्रेडेड फिल्टर पेपर हैविंग वेरी फाइन होल्स, हैविंग वेरी फाइन पोर्स, जिसमें बहुत छोटे उसमें जो है होल्स हो, आर कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए इसका यूज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज हो और चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज हो, दोनों के लिए यूज करते हैं। डायलिसिस भी दोनों के लिए करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज, समझ लिए। डायलिसिस प्रोसेस भी और आपका जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, दोनों ही मेथड यूज करते हैं कि इसके लिए हम जो है दोनों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है इट इज स्पेशली यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी। ये है इसमें अंतर। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड impure colloidal solution is filtered by graded filter paper having very small holes. Due to this, impurities is passed through the holes of the filter paper and colloidal particles cannot pass from the filter paper. लेकिन इस केस में यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो हमारे लैब में हम लोग यूज करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस बिकॉज कोरोइडल पार्टिकल कैन इजीली पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी। तो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम इसमें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो आप लोग लैब में यूज करते हो उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से कोरोइडल पार्टिकल क्या होती है, पास हुआ, उसके होल्स जो होते हैं बड़े। इसमें हमको चाहिए जो है अल्ट्रा फिल्टर, मतलब जिसमें वेरी फाइन होल्स होते हो, बहुत छोटे उसमें होल्स होते हो, इतने छोटे होते हो कि उसमें से कोरोइडल पार्टिकल पास न होते हैं। ये आपने समझा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हमने आपको भी 3 चीज जो सिखाया, 3 चीज बताया। क्या बताया कि हाउ यू कैन जो है इम्प्योर कोरोइडल सॉल्यूशन, कैसे आप जो है उसको प्यूरिफाई करोगे। हाउ यू कैन प्यूरिफाई इम्प्योर कोरोइडल सॉल्यूशन, उसके 3 मेथड्स होते हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इनमें से डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई बोथ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज। और जो आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई, वो किसको प्यूरिफाई कर सकते हो, जिसमें से जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज होंगी, जिसमें आयनिक कंपाउंड होते हो, उनको कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरोइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें एक है हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। तो आप जानते हो कोरोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है, ओनली ट्रू सस्पेंशन होते हैं वे होते हैं होमोजीनियस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोरोइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, द कोरोइडल सॉल्यूशन इट जनरली सीम्स टू बी होमोजीनियस। आप देखने से आपको लगेगा कि होमोजीनियस है, बट अपने आंखों से देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है द कोरोइडल सॉल्यूशन इट जनरली सीम्स टू बी होमोजीनियस बाय नेक्ड आई। अपने आंखों से देखोगे लगता है कि होमोजीनियस है, बट देयर हेट्रोजेनिटी कैन बी कंफर्म्ड बाय लुकिंग द कोरोइडल सॉल्यूशन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप देखोगे तो इसमें 2 फेस मिलेंगे आपको, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, आपको अलग दिखाई पड़ेंगे। डिस्पर्स मतलब सॉल्यूट होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसमें 2 चीज दिखा सकते हो। कब से अपने आंखों देखने में लगता है कि होमोजेनियस है, लेकिन होमोजेनियस होता नहीं है। जब आप इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे तो लगता है उसमें 2 हमारे, ठीक है। अब बेटा दूसरा है स्टेबल नेचर। क्वेश्चन पूछा था व्हाई कोरोइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई कोरोइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। तो क्यों स्टेबल होते हैं समझो बेटा, क्योंकि कोरोइडल सॉल्यूशन में कोरोइडल पार्टिकल होते हैं उनपे एक चार्ज होता है। सारे एक सॉल्यूशन के जितने पार्टिकल होते हैं सब पे चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या तो होगा नेगेटिव चार्ज। जैसे FeOH का थ्राइस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। AS2S3 सॉल्ट है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। सब बच्चे ध्यान समझ लीजिए कि कोरोइडल सॉल्यूशन में कोरोइडल पार्टिकल क्या होता है, चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव, एक ही तरह चार्ज सब में होता है। जैसे मान लो अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट रहेगा
FeOH का थाइस का कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो उसमें जितने FeOH का थाइस होंगे सब पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जितने पार्टिकल होंगे। अगर आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 है, तो सब पे होगा कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज। AS2S3 में सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आप जानते हो सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। पार्टिकल क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे और कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेंगे, इसलिए से बॉटम पे सेटल नहीं होते। दैट्स व्हाई कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जबकि सस्पेंशन क्या होता है? वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। आप उनको रख दोगे बना के कुछ समय के लिए, तो आपने देखा हुई है 9th में आपने मैंने प्रैक्टिकल करवाया था कि ये सब क्या होते हैं? नीचे सेटल हो जाते हैं। आप चौक पाउडर लोगे, नीचे सेटल हो जाएगा। सैंड का सोल्यूशन लोगे, नीचे सेटल हो जाएगा। आप जो है डस्ट सोल्यूशन लोगे, वो भी नीचे सेटल हो जाएगा। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, नहीं होते। तो सब बच्चों समझ लिया कि व्हाई कोलाइडल सोल्यूशन आर स्टेबल। तो क्या बताओगे? बिकॉज इन कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल्स हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज एंड और नेगेटिव चार्ज, एक ही चार्ज होता है, एंड देयर इज रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन द चार्ज। दैट्स व्हाई कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज वहां क्या होते हैं? हियर एंड देयर मूवमेंट करते रहते हैं एंड दे डू नॉट सेटल इन द बॉटम। एक बात बेटा हो गया ये। एक अब थर्ड है आपका फिल्टरेबिलिटी। ये हम कौन पढ़ा रहे हैं? इसका जो है ये हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिल्टरेबिलिटी ये क्या होता है समझो बेटा? आप जानते हो कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं दे पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अभी मैंने जस्ट बताया था कोलाइडल पार्टिकल जो है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो उसको पोर्स होते हैं, उसके जो होल्स होते हैं बड़े होते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल उसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन दे कैन नॉट पास थ्रू एनी मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लाइक सेलोफेन पार्चमेंट, उसमें से पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्लेटेबिलिटी आपकी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे क्वेश्चन एक आपका जिसमें भी आया था, तो उन्होंने क्या था? इंटरलिंक कर दिया था, बट आपको जो है आपका चैप्टर 2 क्वेश्चन था, लेकिन देखो इसका लिंक यहाँ से क्या लिखा है देखो समझो। द कोलाइडल पार्टिकल्स है वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। आप जानते हो इनका मास काफी बड़ा होता है, सो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन इज वेरी स्मॉल। भाई मास ज्यादा होगा तो मान लो एक बॉल बनाओगे तो बड़े मास है, तो फिर क्या होगा? उसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं। देन द वेरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज वेरी स्मॉल देन ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है? पार्टिकल छोटे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, देयरफॉर कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्ट मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन बॉयल्स एंड फ्रीजेज नियरली द सेम टेम्परेचर एट द प्योर डिस्पर्सन मीडियम। यानी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगी उसी पे ही बॉयल कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं जो है इनमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसलिए जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी पे ही बॉयल कर जाते हैं। इसलिए आप जो है ना तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट द्वारा इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, न ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट द्वारा मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। और फिर क्या लिखा है इसमें? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ही नेग्लिजिबल। वो भी नहीं निकाल पाओगे, वो भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, नेग्लिजिबल, but osmotic pressure of colloidal solution is smaller than true solution। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ट्रू सोल्यूशन से क्या होता है? कम होता है, स्मॉलर देन ट्रू सोल्यूशन, एंड इट गिव्स ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द per kilogram of the dispersion medium, and it can be used to determine average molecular mass of the colloidal solution। तो हम खाली जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं उसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा क्वेश्चन आपको आया था वहां पे, तो उसमें खाली उसमें चारों दिए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? 2 चैप्टर को लिंक करके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा हम कोलाइडल सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अभी ये थी कौन सी प्रॉपर्टी थी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आती है? इसमें आता है आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका आता है जो है
हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, स्टेबल नेचर, फिल्ट्रेबिलिटी। और ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप जानते हो ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी यूज्ड तो ऑस्मोटिक प्रेशर खाली बेटा यूज की जाती है बाकी जो है कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें है ब्राउनियन मूवमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी दो टॉपिक अच्छे पढ़ाए आपको, एक तो डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट आपका है ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो आपका टाइम भी मेरे समझ से अब खत्म होने वाला है। जिगजैग मोशन ऑफ कोरोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मोशन ऑफ कोरोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. It was first observed by Robert Brown. He observed that pollen grains suspended in water do not remain at the rest but move continuously in all directions. Later on, it was observed that coronal particle also moves at random in zigzag. This is called Brownian movement. तो ब्राउन मूवमेंट क्या होता है समझो फिर से बेटा कि द बहुत सिंपल डिफिनेशन है, द जिगजैग मोशन ऑफ कोरोनल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउन मूवमेंट। क्यों जिगजैग मोशन होता है? अबे लास्ट टाइम वीरेंद्र प्रताप सिंह आ रहे हैं भैया, पनिया है ना? हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे, ज्यादा टाइम नहीं बेटा, मैं जानता हूँ बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आपको मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप मुझे गाली जरूर दोगे जो है, इसलिए बस यही टॉपिक पूरा करूंगा। तो आप जानते हो बेटा कि व्हाट इज ब्राउन मूवमेंट? द जिगजैग मोशन ऑफ कोरोनल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। किसने देखा था इसको? रॉबर्ट ब्राउन। पहले जो समझते होंगे, जानते होंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था। क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने ऑब्जर्व किया था पोलन ग्रेन, यानी जो आप जानते हो फूलों के जो है स्टिग्मा वगैरह होते हैं, उनमें से जो ग्रेन गिनते हैं जो है, वे क्या होता है अगर पानी में गिरे हुए हैं तो रेस्ट में नहीं होते हैं, यहाँ वहां क्या होते हैं, वे घूमते रहते हैं जिगजैग टाइप में। बाद में देखा गया जो है कि उसी टाइप का मूवमेंट किसमें होता है? कोरोनल पार्टिकल में होता है। इसलिए इसको हम क्या नाम दिया गया? ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ही दिया गया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ऑब्जर्व किया था? तो ये बॉटनिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, यानी जो फूल होते हैं, फूल में जो स्टिग्मा और होते हैं, उसमें उसमें अंदर से छोटे छोटे से पार्टिकल निकलते हैं, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ये बायोलॉजी वाले बच्चे समझते होंगे। तो वे अगर पानी में गिरे हुए हैं तो वे रेस्ट में नहीं होते हैं, यहाँ वहां घूमते रहते हैं। बाद में ऑब्जर्व किया गया कि उसी टाइप का मूवमेंट जो था होता है कोरोनल पार्टिकल में। अच्छा, आप जानते हो कोरोनल पार्टिकल मूवमेंट क्यों होता है? मैंने भी बता दिया था कि कोरोनल पार्टिकल में एक चार्ज होता है, हर पार्टिकल पे चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव, दो ही चार्ज होता है। कभी कोरोनल सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होता, एक चार्ज होता है। अब आप जानते ही हो बेटा, सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन कारण क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागते हैं। आप जानते हैं अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। पार्टिकल दूर भागेंगे, इसलिए क्या होगा जो है कि वे यहाँ वहां घूमते रहते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। एक ये भी दिया गया है, इसमें दूसरा एक और रीजन। आप जानते हो कि कोरोनल सॉल्यूशन में कोरोनल पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और जो सॉल्वेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्पर्स फेस, का साइज बड़ा होता है, और डिस्पर्सन मीडियम साइज क्या होता है? छोटा होता है। एक इसका रीजन एक और है, कोरोनल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेस यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, और डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट पार्टिकल साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो सॉल्यूशन में जो डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल जो होते हैं वे चारों तरफ क्या करते हैं? उसको
सराउंडिंग में उसको घेरे रहते हैं, ठीक है। और वे क्या करते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं। कोराडल जो हमारा जो सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेस मतलब सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, लगातार उसको स्ट्राइक करते हैं, धक्का मारते हैं उसको, और जिधर फोर्स कम होता है स्ट्राइक का, पार्टिकल उधर मूव करता है। इसको एग्जांपल के लिए यूं समझो कि मान लो एक पार्टिकल है, एक तरफ से 4 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, एक तरफ से 2 टकरा रहे हैं अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड से 2 ही टकरा रहे हैं, एक साइड से 4 टकरा रहे हैं। तो फोर्स किधर होगा ज्यादा, 4 वाले ज्यादा होगा, तो 2 वाली तरफ जो है हमारा मूवमेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ वहां मूवमेंट होता है। तो इसके 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है एक चार्ज होता है उसके कारण होता है, दूसरा होता है इसका जो है क्या होता है, दैट इज वो होता है आपका कि मैंने क्या लिखा है भी समझ लीजिए। द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट इन कोराडल सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मतलब सॉल्वेंट। द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम स्ट्राइक टू द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट से, देयरफॉर इन व्हिच डायरेक्शन द फोर्स इज लेस, मतलब वही चीज है, कोराडल पार्टिकल मूव्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर सस्पेंशन में जो है ब्राउन मूवमेंट सीन क्यों नहीं होता है, सस्पेंशन में ब्राउन मूवमेंट सीन क्यों नहीं होता, क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वे 1000 से ज्यादा बड़े होते हैं, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े होते हैं। इसलिए जो हमारे सॉल्व डिस्पर्सन मीडियम जो पार्टिकल होते हैं दे कैन नॉट मूव, में लिखा हुआ है, बट इन सस्पेंशन द पार्टिकल्स साइज ऑफ dispersed phase is large, therefore chances of unequal bombardment, unequal strike decreases and suspension do not show any movement due to the large molecule size. तो जिगजैग मोजानी जो हमारा ब्राउन मूवमेंट होता है सस्पेंशन में सीन नहीं होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इसलिए जो होते हैं डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल उनको हिला नहीं सकते। इसको आप इस तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं कि सपोज करो एक जो है मालगाड़ी, खाली एक ही बोगी मालगाड़ी का हो या फिर कोई मान लो पैसेंजर ट्रेन का ही एक बोगी खाली खड़ी हो लाइन पे, और हम लोग जैसे मान लो कोई बच्चे हैं 10-20 बच्चे चले जाएं और चाहे कि मैं उसको धक्का मार के उसको हिला भी दूं तो हिलेगा नहीं बेटा, क्योंकि हम लोगों में बेटा जो है वो हमसे बहुत ज्यादा उसका साइज ज्यादा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है। हम 10-20 लोग मिल करके मालगाड़ी को या एक खाली बोगी को भी हम उसको हिला भी नहीं पाएंगे बेटा, वही चीज है। अगर हम चाहे तो भी एक कोई चाहे पैसेंजर ट्रेन हो और चाहे गुड्स ट्रेन हो, उसके एक वैगन को भी, एक बोगी को भी हम हिला नहीं सकते हैं 10-20-50 लोग मिल करके भी, ये चीज है। तो मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया मैंने, ब्राउनियन मूवमेंट। व्हाट इज ब्राउन मूवमेंट? इट इज द जिगजैग मोशन ऑफ कोराडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउन मूवमेंट। किसने ऑब्जर्व किया था? इसको ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा था कि जो पोलन ग्रेन होते हैं अगर पानी में गिरे हुए हैं तो पोलन ग्रेन को हम बेटे बोलते हैं पराग कण, बोलते हैं हिंदी में। जो पराग कण होते हैं जो गिरे होते हैं पानी में, पोलन ग्रेन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वे पानी में खाली रेस्ट में नहीं होते हैं, वे यहाँ वहां घूमते रहते हैं, वे वहां पे यहाँ वहां क्या होते हैं, हियर एंड देयर क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जिधर जो है उसका 2 कारण होता है, एक तो बता दिया कि डिस्पर्सन मीडियम साइज जो है क्या होता है, बड़ा होता है, और सॉल्वेंट साइज छोटा होता है, वे स्ट्राइक करते हैं। जिधर फोर्स कम होगा पार्टिकल उधर मूव करेगा, या फिर उनमें एक सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। अपोजिट चार्ज में जानते हो जो अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। इस कारण भी पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये हो गया आपका जो है कॉज ऑफ द ब्राउन मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको आज 2 चीज सिखाई मोस्टली। व्हाट इज डायलिसिस? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटी, से ही याद कर लो बेटा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर कोराडल सॉल्यूशन इज नोन एज डायलिसिस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि हाउ कोराडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। तो क्या बताओगे? इन कोराडल सॉल्यूशन
कोरोइडल पार्टिकल्स हैविंग a either positive charge, either negative charge. There is repulsion takes place between the same charges, so that कोरोइडल particles moves here, goes opposite, मतलब अपोजिट होते हैं हमारे जो है उनमें रिपल्सन होता है और वे अबे जाते हैं एक दूसरे पार्टिकल्स, और इसलिए जो होता है कोरोइडल सॉल्यूशन स्टेबल। अगर बैठ जाएंगे फिर स्टेबल नहीं, कोरोइडल पार्टिकल कभी बैठते नहीं। ठीक है, एक बात आपकी ये हो गई जो है इंपॉर्टेंट था, व्हाट इज कोरोइडल, व्हाट इज ब्राउन मूवमेंट, जिगजैग मोशन ऑफ कोरोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउन मूवमेंट। ठीक है, बता दिया मैंने आपको जो है। एक आध डिफरेंस और याद कर लो, जो है टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट सब बच्चे याद कर लीजिए, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोरोइडल पार्टिकल, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोरोइडल पार्टिकल सो दैट पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेटा ऐसे आप देख सकते हो कि सपोज करो एक हाउस है, उस हाउस में कोई छोटा सा होल्स है, और उस होल्स से अगर जो है कोई सनलाइट हमारे उसमें रूम में आ रही है, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है हम जो देखते हैं कि बिल्कुल रूम बिल्कुल हमारा साफ सुथरा है, कुछ भी नहीं है, तो देखते हो कि अगर सनलाइट कोई आ रही है रूम में तो उसमें क्या होता है, उसके पार्टिकल आपको उसमें मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये भी टिंडल इफेक्ट है। ये आपको कई बार आपके क्लासरूम में दिखाई पड़ जाएगा, या हर घर में ऐसे दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर सनलाइट आपके रूम में आ रही है तो आप देखोगे उसमें क्या होते हैं, सब उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जबकि अगर लाइट न हो तो लगता है हमारा रूम बिल्कुल साफ है, जबकि साफ नहीं होता, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, छोटे छोटे कण उसमें क्या होते हैं, यहाँ वहां उसमें जो है घूमते रहते हैं। ये आप उसको देख सकते हो, वो भी टिंडल इफेक्ट है। ये आपको 9th में पढ़ाया गया था कि मान लो एक डेंस फॉरेस्ट हो जिसमें बहुत लॉन्ग ट्री हो, और इतने लॉन्ग ट्री हो, इतने घने हो कि उसमें दिन में भी अंधेरा रहता है। लेकिन मान लो हवा के झोंके से कोई एक बार अगर मान लो कोई सनलाइट आ गई इनसाइड में जो है, तो पूरा जो है जो अंधेरा था वो चमक गया। ये भी टिंडल इफेक्ट है। या फिर क्या होता है बेटा कि कोरोइडल सॉल्यूशन को आप एक अंधेरे कमरे में रख, एक बिल्कुल डार्क रूम में कोरोइडल सॉल्यूशन को रख दो, एक जो है बीकर वगैरह में, और वन साइड बिल्कुल अंधेरा, धूप अंधेरा, बिल्कुल लाइट हो ही नहीं हो। अब फिर वन साइड में लाइट डालोगे तो कोरोइडल पार्टिकल जैसे हम देखते हैं नहीं, इसमें रूम में मान लो लाइट आ रही है तो उसमें चमकते हुए पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही आप कोरोइडल पार्टिकल को देख सकते हो। तो ये भी है जो है टिंडल इफेक्ट है। इसमें होता क्या है कि जो कोरोइडल पार्टिकल जो होते हैं वे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर स्कैटर करते हैं। उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, सब बच्चे याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोरोइडल पार्टिकल सो दैट पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। छोटे छोटे डिफरेंसेस को याद कर लीजिए। एक डिफरेंस मैं आपको और बताता हूँ, कोगुलेशन। अभी आपने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, पेप्टाइजेशन का अपोजिट है कोगुलेशन। पेप्टाइजेशन का अपोजिट है कोगुलेशन। व्हाट इज कोगुलेशन समझिए। कोगुलेशन को हम बोलते हैं फ्लकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोरोइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट, अपोजिट है बेटा। उसमें क्या करते हैं हम, प्रेसिपिटेट से कोरोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम, कोरोइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो व्हाट इज कोगुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोरोइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। आप किसी कोरोइडल सॉल्यूशन में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल करके उसको प्रेसिपिटेट में बदल दो, इसको बोलते हैं कोगुलेशन और फ्लकुलेशन। समझ गया कैसे, जैसे मान लो हमारा FeOH का थ्राइस साल है, FeOH का थ्राइस, मैंने बताया था आपको इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज कोरोइडल सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे, क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे, या मान लो हमारा AS2H3 सॉल्व है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें अगर हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड, मान लो AS2H3 सॉल्व है, नेगेटिव चार्ज है, उसमें हम बेरियम क्लोराइड डाल रहा है, तो जो बेरियम आयन होंगे पॉजिटिव आयन, वे क्या करेंगे, इस पे जो चार्ज था उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा,
जब चार्ज लेस हो जाएंगे पार्टिकल दे विल कम क्लोजर, जब चार्ज रहेगा तो भागते हैं, जब चार्ज लेस हो जाएंगे तो कम क्लोजर आएंगे और उनका क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली दे विल, ये चीज होता है। तो व्हाट इज कोगुलेशन, सब बच्चे याद कर लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोरल सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन। यानी कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन अलग अपोजिट चीजें हैं। पेप्टाइजेशन क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट को कोरल सॉल्यूशन कन्वर्ट करते हैं, और कोगुलेशन क्या करते हैं, कोरल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बेटा कोई टॉपिक पूछना हो तो पूछ सकते हो मुझसे, कोई चीज समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जो है फिर मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा हमको वो भी नहीं है जो बेटा कि अलाउ भी नहीं है कि आप जो है बच्चों को ज्यादा परेशान कीजिए, तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अगर आप कोई कोई टॉपिक पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं मीटिंग फिर एंड करता हूँ। किसी बच्चे को डाउट क्लियर करना है, कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है उसको पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन के लिए बेटा क्या है कि गवर्नमेंट भी मना किया है और प्रिंसिपल ने भी मना किया है कि बच्चों को ज्यादा मतलब जो है उनको परेशान। किसी बच्चे कुछ पूछना बेटा? ओके बेटा, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। पापा हाँ भैया।